शुरुआत करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये प्रोनाउन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी ये डिस्ट्रीब्यूट यानी एक एक की बात पर बात करता है, यानी एक एक पर जोर देता है। डिस्ट्रीब्यूट जैसे कि नाम से पता है कि यानी बंटवारा, यानी कैसे, यानी डिस्ट्रीब्यूट करके बात करता है, यानी हर एक की बात करता है, हर एक की। अगर हम बात करें ईच, ईदर, नीदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव ना होके इनडेफिनिट प्रोनाउन है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है, लेकिन इसको इसके साथ जोड़ा जाता है। कई बार हम देखेंगे कि उसका रोल कैसे होगा। अगर मैं ये बात करूँ पहले ईच की, तो ईच का मतलब क्या आता है? ईच इज यूज्ड फॉर मोर वन आउट ऑफ मोर देन टू। ईच का मतलब कहाँ यूज करेंगे? यानी दो से ज़्यादा और एक, यानी दो से ज़्यादा है संख्या और उसमें से हर एक, दो से ज़्यादा है और हर एक है। तो इसका मतलब अगर मैं ये कहूँ यहाँ पे 5 बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ पे कितने बच्चे बैठे हुए हैं? 5 बच्चे बैठे हुए हैं, और मैंने कहा है हर एक बच्चे को अपनी नोटबुक चेक करानी है। इसका मतलब क्या हुआ? राम को भी करानी है, श्याम को भी करानी है, गीता को भी करानी है, यानी सभी बच्चों को अपनी नोटबुक चेक करानी है, यानी प्रत्येक को, हर एक को, यानी कोई भी नहीं छूटेगा। इसका मतलब यानी ईच आउट ऑफ मोर देन टू। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज आर सीरियस अबाउट द स्टडीज। अगर हम इसको ब्रेक करें, अगर हम इस सेंटेंस का वो ब्रेक करें तो हमें आइडिया मिलेगा कि यहाँ पे क्या आने वाला है। ठीक है, तो हमने देखा ऐसा, देखो हमने देखा कि फुल स्टॉप तो एक है। अगर फुल स्टॉप एक है तो इसका मतलब सेंटेंस एक है। अगर सेंटेंस एक है तो सेंटेंस में एक तो वर्ब रही होगी और इसमें एक सब्जेक्ट भी होगा। हमें ये पता है इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, और ये इज एम आर है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। ये क्या है? लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि जब बी की फॉर्म इज, एम, आर, वोज, वर, बी, बीन विदाउट मेन वर्ब यूज होती हैं तो वो हेल्पिंग वर्ब न होके मेन वर्ब बन जाती है। और मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसका होता है कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन होता है या एडजेक्टिव होते हैं। एडवर्ब कभी कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। और हमने देखा तो इसका मतलब ये मेन वर्ब है। अगर ये मेन वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट भी चाहिए। अब सवाल उठता है इसका सब्जेक्ट या तो स्टूडेंट है या फिर ईच है। अब हमें ये पता है ऑफ एक प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बारे में क्या रूल है? अ प्रपोजिशन इज फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। अ प्रपोजिशन इज फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं। प्रपोजिशन के बाद क्या लिखे जाते हैं? ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं। और हमें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें वर्ब तो मिल गई और इस वर्ब का हमें सब्जेक्ट चाहिए। और ये जो स्टूडेंट्स है, ये स्टूडेंट तो ओ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो हमें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ईच, और ईच तो एक एक की बात करता है। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। इसका मतलब क्या है? इसमें सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स नहीं है, सब्जेक्ट ईच है, और ईच सिंगुलर यूज होता है। अगर ये सिंगुलर है तो हमें क्या चाहिए? क्लियर हो गया? यानी रूल क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। ये कहता है जो ऑफ जो प्रपोजिशन है दो काम होते हैं इसके। ऑफ जो प्रपोजिशन है दो काम करती है, एक तो सिलेक्शन का, एक पोजीशन का। एक तो सिलेक्शन का, एक पोजीशन का। अगर मैं ये पोजीशन कैसे, अगर मैं ये कहूँ वन लेग ऑफ द चेयर, वन लेग ऑफ द चेयर इज ब्रोकन, तो यहाँ पे ऑफ जो प्रपोजिशन है पोजीशन बता रही है कुर्सी की, काके की, यानी कुर्सी की एक टांग टूटी हुई है। इसका मतलब ये है। अगर मैं ये कहूँ वन या ईच ऑफ द स्टूडेंट इज एम आर सीरियस अबाउट द स्टडी। अब हमें ये बताया ये यहाँ पे पोजीशन नहीं दिखा रहा, ये यहाँ पे सिलेक्शन दिखा है। और जब सिलेक्शन की बात होती है ना, तो सिलेक्शन तब होता है दो से क्या, कम से कम दो तो रहे होंगे सिलेक्शन के लिए। तो इसका मतलब इसको यहाँ पे प्लूरल लिखना पड़ता है। वो लिखते हम यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रक्चर बुकों में कि भी पहले अगर ईच है या वन है और उसके बाद प्रेपोजिशन ऑफ आ जाती है, तो उसके बाद जो
नाउन या प्रोनाउन होता है वो प्लूरल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? रूल ये, इसका बेसिक कारण यही है, जब ये सिलेक्शन की बात करेगी तो ये तो बिल्कुल नेचुरल है कि भाई जब सिलेक्शन होगा तो कम से कम दो तो होंगे, और दो तो प्लूरल है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा जाता है, ना कि स्टूडेंट। तो क्या है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज सीरियस अबाउट द स्टडीज। नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन है ईदर। ईदर का मतलब ये होता है, इधर दो हैं, दो में से एक, यानी वन आउट ऑफ टू। ईदर इज यूज्ड फॉर वन आउट ऑफ टू, इसका मतलब दो हैं और दो में से एक। तो एग्जाम्पल क्या कहता है? एग्जाम्पल ये कहता है ईदर ऑफ द बुक्स, इसका मतलब ये बुक्स कितनी रही होंगी? दो। कितनी बुक्स रही होंगी? दो। तो ईदर ऑफ द बुक्स इज गुड, इसका मतलब क्या है? यानी दो बुक्स हैं, दोनों में से एक तो है, तो इसका मतलब क्या है? दोनों में से एक किताब, यानी दोनों में से ईदर अच्छी है, इसका मतलब ये है। अब ये है नीदर नॉट आउट ऑफ टू, दो हैं और दो में से कोई भी नहीं, दो हैं और दो में से कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या करें? इसका एग्जाम्पल ये कहता है नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज गुड, नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज गुड। ईदर हो गया, ईच हो गया, वन हो गया, ये सिंगुलर में यूज होते हैं, सिंगुलर। तो जब ये सिंगुलर होते हैं तो वर्ब भी सिंगुलर लेंगे, तो इसका मतलब ये है नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज गुड, यानी दो स्टूडेंट हैं, दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं है, इसका मतलब ये है दो स्टूडेंट हैं और दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं है। अब मैंने लिखा नन, जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ओके, इंडेफिनिट है। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे हमने देखा, यानी ऑल हो गया, नन हो गया, तो ये सारे के सारे क्या हैं? यानी जो डेफिनेट नहीं है, डेफिनेट नहीं है, उसको बोलते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। तो इससे रिलेटेड क्या एरर आ सकती है? जैसे ये लिखा है नन ऑफ द फाइव ब्रदर्स, नन ऑफ द फाइव ब्रदर्स। अब ब्रदर्स कितने रहे हैं? फाइव। संख्या कितनी हुई? मोर देन टू। अगर मोर देन टू है तो हमें यहाँ पे क्या नीदर नहीं नन चाहिए, और पेपर में क्या लिख के देंगे? नीदर ऑफ द फाइव ब्रदर्स, नीदर ऑफ द फाइव ब्रदर्स आर गोइंग, ऐसे लिख के दे देंगे। अब हमें पता है जो नन है, नन मोर देन, यानी मोर देन टू, यानी नेगेटिव सेंस में। तो इसका मतलब जो नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है? नन ऑफ द फाइव ब्रदर्स आर गोइंग देयर। इज इट क्लियर? बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एंड ये सारी क्लियर हो गई। नेक्स्ट रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल यानी गिव एंड टेक। रेसिप्रोकल मतलब बिल्कुल टेक, गिव एंड टेक। यानी अगर हम बात करें जैसे कि ईच अदर हो गया, वन अनदर हो गया, अब हमको सिखाया जाता है कि भाई ईच अदर वी यूज करते हैं फॉर टू पर्सन, वी यूज ईच अदर फॉर टू एंड वी यूज वन अनदर फॉर मोर देन टू, ऐसे सिखाया जाता है। ये तो है कॉमन स्कूल लेवल की बातें, ये तो स्कूल लेवल की बातें। अगर एग्जाम अच्छा है, कॉम्पिटेटिव लेवल का है, तो क्वेश्चन कैसे पुट अप होंगे ये देखिए। अगर हम बात करें फर्स्ट सेंटेंस, वी मस्ट लव, इतना ही सेंटेंस है। अब ये हमें ये डिपेंड करेगा कि वो कंटेक्स्ट, यानी किस कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं, उसका संदर्भ क्या है। अगर आपस में अगर वो हस्बैंड वाइफ हैं तो इसका मतलब ईच अदर होगा, अगर दो से ज़्यादा हैं तो वहाँ पे वन अनदर होगा। ये तो डिपेंड करेगा कंटेक्स्ट पे। ये किस पे डिपेंड करेगा? कंटेक्स्ट। अब उन्होंने मेंशन नहीं किया है भाई किससे, भाई ऐसा भी तो हो सकता है हम पांच भाई हैं, हम पांच भाइयों को क्या से रहना चाहिए, तो इसका मतलब वी मस्ट लव वन अनदर, वी मस्ट लव वन अनदर। अगर वो बात बीवी हस्बैंड की कर, यानी हस्बैंड वाइफ की बात कर रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे क्या होगा? तो नेक्स्ट वन देखिए, द स्टूडेंट्स शुक हैंड्स विद। अब सपोज करो इन्होंने यहाँ पे तो मेंशन नहीं कर रखा, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हैं, अब स्टूडेंट्स मान लिया किसी क्लास में 50 है और वो उन्हें हाथ मिलाना है, अगर वो हाथ मिलाएंगे, जब हाथ मिलाएंगे तो कम से कम दो ही हाथ मिलेंगे ना,
दो ही तो हाथ मिलेंगे। अगर मिल ही दो हाथ रहे हैं तो इसका मतलब हमें ईच अदर चाहिए, ना कि वन अनदर। हमें ईच अदर चाहिए, ना कि वन अनदर। नेक्स्ट में देखते हैं, all the students discussed the matter with, अब हमें ये देखना with वन अनदर आएगा या ईच अदर आएगा। अब कोई भी मैटर है और डिस्कशन की बात है और स्टूडेंट्स दो से ज़्यादा रहे होंगे, स्टूडेंट्स से दो से ज़्यादा रहे हैं, तो इसका मतलब आप क्या करोगे, तो सारे के सारे मिलकर डिस्कशन करेंगे, सारे करेंगे तो दो से ज़्यादा रहे हैं, दो से ज़्यादा रहे तो हमें चाहिए वन अनदर। हमें क्या चाहिए, वन अनदर। नेक्स्ट वन है द नेशंस मस्ट मेंटेन पीस एट। अब हमें बात करनी है, जब भी बात LOC की है तो उन्होंने बात की है LOC की। उन्होंने कहा कहाँ पे, LOC पे, लाइन ऑफ कंट्रोल। और लाइन ऑफ कंट्रोल तो दो देशों की होती है। लाइन ऑफ कंट्रोल क्या होती है, यानी दो की बात हो रही है, दो की बात हो रही है तो हमें वन अनदर नहीं, हमें ईच अदर चाहिए। हमें क्या चाहिए, ईच अदर। नेक्स्ट में देखते हैं, इन दिस सीरीज 7 टीम्स आर फाइटिंग, यानी इस सीरीज में 7 टीमें फाइट कर रही हैं, वन अनदर या ईच अदर। अब भले ही यहाँ पे 7 टीमें हैं, लेकिन जब वो आमने सामने होगा, जब टीमों का आमना सामना होगा तो दो ही टीमें हम आपस में लड़ेंगी। जब टीमें ही दो हैं तो हमें ईच अदर चाहिए, ना कि वन अनदर। भले ही यहाँ पे 7 टीम्स हैं, भले ही यहाँ पे 7 टीम्स का जिक्र है, लेकिन हमें तो ये देखना वो फाइट जब करेंगी तो वो सारी आपस में थोड़ा ही भिड़ेंगी, यानी भिड़ेंगी तो दो ही टीम, अगर दो भिड़ेंगी तो हमें वन अनदर नहीं, ईच अदर चाहिए, ईच अदर। तो यहाँ पे वन अनदर, और यहाँ पे स्टूडेंट सुख हैं। जब भले ही क्लास में 50 स्टूडेंट्स रहे हैं, लेकिन जब वो हाथ मिलाएंगे तो हाथ तो दो ही मिलेंगे। जब दो मिलेंगे तो हमें ईच अदर चाहिए, ना कि वन अनदर। ये तो कंटेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे भाई किस किस का मतलब क्या करना है, भाई भाई हैं या कौन है, तो ये तो कंटेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या आने वाला है। तो ये बाकी की जो सेंटेंस है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और जैसे ये नेशन है, नेशन मस्ट मेंटेन पीस एट ईच अदर, यानी मस्ट मेंटेन पीस वन अनदर, यानी वन ईच अदर, each other at LOC, वेरी इंपॉर्टेंट है। ईच अदर है, वन अनदर है, जनरली हमें सिखाया जाता है, किताबों में भी बताया जाता है कि भाई ईच अदर दो के लिए यूज़ करते हैं और वन अनदर मोर देन 2 यूज़ करते हैं। लेकिन कंफ्यूजन का विषय ये रहता है कि कई बार सेंटेंस में मोर देन 2 का मेंशन जिक्र होता है, लेकिन हमें सेंटेंस की सेंस देखनी होती है कि वो जो एट ए टाइम दो हैं या दो से ज़्यादा। एट ए टाइम कोई दो की बात है, भले ही जैसे कि टीम की बात है, सीरीज में 7 टीमें खेल रही हैं, यानी लेकिन जब वो आपस में भिड़ेंगी तो कम से कम 2 ही तो टीमें भिड़ेंगी। तो इसका मतलब हमें सेंटेंस की सेंस को देखना कि उसमें 2 का जिक्र हो रहा है या 2 से ज़्यादा का हो रहा है। तो सीधी सी बात है, वन अनदर इज यूज्ड फॉर मोर देन 2 एंड ईच अदर इज यूज्ड फॉर 2। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। ओके, इंडेफिनिट प्रोनाउन आज करते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये इंडेफिनिट कौन से प्रोनाउन होते हैं, जो इंडेफिनिट नहीं है, जो डेफिनेट नहीं है, यानी जो इंडेफिनिट है, यानी इसका बारे में पता नहीं। अगर मैं ये कहूँ दरवाजे पे कोई खड़ा है, अब हमें क्या पता कि कौन खड़ा है। अगर मैं ये कहूँ दरवाजे पे राम खड़ा है तो हमें पता है राम है, डेफिनेट हो गया। अगर मैं ये कहूँ दरवाजे पे कोई खड़ा है, कौन खड़ा है, हमें पता नहीं है, तो सब इंडेफिनिट है। तो इसके लिए जो प्रोनाउन होते हैं, नो वन हो गया, नोबडी हो गया, समबडी हो गया, एवरीबडी हो गया, नो वन हो गया, एवरीवन हो गया, सम। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, निर्जीव है, तो समथिंग हो गया, एनीथिंग हो गया। ये सारे के सारे इनडेफिनिट प्रोनाउन हैं। जो डेफिनेट हैं वो तो आपको पता ही है, जो डेफिनेट नहीं है, जो इनडेफिनिट हैं, वो ये कैटेगरी कौन सी है। किसी में बॉडी जुड़ जाता है, जैसे समबडी हो गया, एनीबडी हो गया, नोबडी हो गया, और किसी में वन जुड़ जाता है, एवरीवन हो गया, नो वन हो गया, समवन हो गया और एवरीवन हो गया। और किसी में थिंग जुड़ता है जो कि ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट है, जैसे
समथिंग हो गया, एवरीथिंग हो गया, एनीथिंग हो गया, नथिंग हो गया, ये सारे के सारे इनडेफिनिट प्रोनाउन हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब सवाल इनडेफिनिट प्रोनाउन से रिलेटेड क्या आ सकता है? सवाल ये है, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग भी है, लेकिन अब हमें ये पता है, हमने ये देखा समवन या समबडी, हमने देखा समबडी, समबडी इट मीन्स कोई आदमी, अगर आदमी तो ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग के लिए जो प्रोनाउन आने वाला है वो क्या होगा? हिज होगा या हर होगा? हिज होगा या हर होगा? अगर हम बात करें समथिंग, थिंग तो कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट है तो लाइफलेस है, लाइफलेस है तो इट्स ही लेगा, क्या लेगा? उसके लिए प्रोनाउन के लिए यूज लेगा इट लेगा। अब सवाल उठता है, इट का प्लूरल भी तो दे होता है, इट का प्लूरल दे होता है, लेकिन क्या वहाँ पे देयर भी आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं आ सकता, क्योंकि एवरी और ईच, यानी एवरी और ईच के बाद हमेशा सिंगुलर ही आएगा, और इट का सिंगुलर क्या है? यानी कि इट, इट्स, इट होता है, तो इसका मतलब क्या है? इट का प्लूरल दे होता है, दे, देयर, देम, लेकिन इट का सिंगुलर तो इट, यानी इट, इट्स, इट ही होता है। तो अब जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम देखते हैं, जो पहले वाला है एवरीबडी शुड लव, अब एग्जाम में ऐसे आएगा कंफ्यूज करने के लिए, एवरीबडी शुड लव इट्स कंट्री या हिज कंट्री या देयर कंट्री, ठीक है। अब हमें देखना है एवरीबडी संकेत किसकी तरफ? आदमी की तरफ, यानी ह्यूमन बीइंग। अगर ह्यूमन बीइंग के लिए है तो इसका मतलब सीधी सी बात है ही या सी आएगा। ह्यूमन बीइंग के लिए जो प्रोनाउन यूज होते हैं, क्या यूज होते हैं? ही या सी। अब हमें ये देखना है ये सिंगुलर हो गया प्लूरल, क्योंकि एवरी तो सिंगुलर की तरफ इंडिकेट करता है, तो इसका मतलब क्या है? एवरीबडी शुड लव, एवरीबडी शुड लव हिज कंट्री, हिज कंट्री। इज इट क्लियर? क्योंकि एवरीबडी हो गया, नोबडी हो गया, समबडी हो गया, एवरीवन हो गया, समवन हो गया, नोवन हो गया, ये तो ह्यूमन बीइंग की तरफ है, डिनोट करते हैं जब ये, और ये एक एक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? सिंगुलर होते हैं। ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेंगे, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लेंगे। तो इसका मतलब ये है एवरीथिंग हैज इट्स आएगा या हिज आएगा? सवाल ये है, यानी पॉजेसिव केस है हिज आएगा या इट्स आएगा। अब हमें ये पता है हिज तो ह्यूमन बीइंग के लिए आता है, हिज तो ह्यूमन बीइंग के लिए आता है, और इट्स आता है थिंग के लिए। अब हमें पता है एवरीथिंग है कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है तो इट्स। नेक्स्ट, I have every one of the girls. I have every one of the girls in his आएगा, her आएगा, their आएगा, and their studies मैंने लिख दिया। तो हमें ये देखना है, हमें ये देखना है कि भाई ये इसमें क्या आएगा? I have every one of the girls। ये काफी कंफ्यूजन लगता है, लेकिन हम इसको अलग अलग पार्ट में देखेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। अब हमें पता है सेंटेंस तो एक है, यानी जब सेंटेंस तो एक है तो इसका मतलब इसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगी। अब हमें ये पता है इसकी जो वर्ब है ये, इसका सब्जेक्ट ये हो गया, ये हेल्प क्या है? ये हेल्प मीन्स वर्ब है, ठीक है। और ये ऑफ क्या है? ऑफ है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के दो काम होते हैं, एक सिलेक्शन, एक पोजीशन। अब आपने ये देखना है यहाँ पे सिलेक्शन है या पोजीशन है। अगर यहाँ पे सिलेक्शन है, छांटने की बात कर रही है तो सिलेक्शन है, तो सिलेक्शन के लिए कम से कम 2 या 2 होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा होने चाहिए, तभी तो यहाँ पे गर्ल्स आया है। अब सवाल ये उठता है यहाँ पे हिज आएगा या देयर आएगा? इज आएगा, देयर आएगा। अब हमें इस बात का ही पता है ऑफ प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं, और हमें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, यानी ये तो गर्ल्स है, ये तो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। हमें क्या चाहिए कि हमें तो सब्जेक्ट चाहिए। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? एवरीवन, यानी क्या है? एवरीवन। तो इसका मतलब एवरीवन सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, तो क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे आ जाएगा इच। अब नेक्स्ट देखें, एवरीवन लाइक्स टू हैव। अब यहीं से पता लगता है एवरीवन यानी ह्यूमन बीइंग की तरफ इंडिकेट कर रहा है। जब ये है ही ह्यूमन बीइंग तो सीधी सी बात है या तो हिज आएगा या हर आएगा। अगर मेल है यानी मैस्कुलिन है तो हिज आएगा, फेमिनिन है तो हर आएगा।
अब हमें देखा है कि everyone likes to have its या their या his। अब every है, every तो सिंगुलर की तरफ इंडिकेट करता है, यानी each हो गया, every हो गया। जब से कोई भी सब्जेक्ट शुरू होता है तो ये सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं, तो इसका मतलब क्या है? और ह्यूमन बीइंग की तरफ इंडिकेट करता है। अगर ह्यूमन बीइंग के लिए क्या है? अब देखो मेरी देयर तो आउट ऑफ डिस्कशन, देयर तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि तो प्लूरल के लिए होता है। अब सवाल उठता है इट्स आएगा या हिज आएगा। अब हमें देखना है इट्स तो थिंग के लिए आता है, थिंग ये है नहीं, ह्यूमन बीइंग है। अगर ह्यूमन बीइंग है तो चिपका दो। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट वन है वन शुड लव हिज और वंस कंट्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो सेंटेंस है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। अगर हम बात करें जब भी whenever any sentence begin with one is a indefinite pronoun, you know, subject is either noun or pronoun, so it means one is a pronoun. Which pronoun? Indefinite pronoun. And whenever any starts with a one indefinite pronoun, in that case जो प्रोनाउन जो यूज होगा उसके लिए वन ही होगा, वंस। अगर पोजीशन दिखाना है तो वंस, अगर प्लूरल बनाना है तो ONES, वंस हो जाएगा। तो ये देखिए वन शुड लव हिज या वंस, वन है सब्जेक्ट वंस। इज इट क्लियर? आई होप ऑल द डाउट रिगार्डिंग दिस प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउन क्लियर हो गए होंगे। बिल्कुल ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है, क्लियर हो गया। तो हमने देखा जो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है कितने इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो सारे के सारे ये काफ़ी कंफ्यूज करते हैं कि कहाँ पे ये इसके लिए सिंगुलर आएगा, कहाँ पे प्लूरल आएगा, कहाँ पे वन जाएगा, कहाँ पे ही जाएगा, कहाँ पे हर आएगा। तो सारे अगर हम देखें तो कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो जैसे कि यहाँ पे गर्ल्स है, ये गर्ल्स है, अरे गर्ल्स के लिए तो हर आएगा, इस कैसे आ सकता है? ये तो कॉमन सेंस की बात है। ये तो है ही फेमिनिन, तो फेमिनिन जेंडर के लिए तो हर है, तो बच्चों वाली बात है, तो इसका मतलब यहाँ पे हर आएगा। तो सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे इसके बारे में। बड़ा इजी कंसेप्ट था। ओके।